अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट जेएस की फ़र्स्ट क्लास अपलोड करूंगा। इस क्लास के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे नेक्स्ट जेएस का। नेक्स्ट जेएस क्या है, हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम उसको क्यों यूज़ करें और उसके अंदर किस तरह से काम चलता है, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद वीकली एक क्लास मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, आप लोगों के दिमाग के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बैठ जाए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई है, ताकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकूँ। अच्छा, सबसे पहले इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जेएस का। लेकिन उससे पहले, नेक्स्ट जेएस को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्ट क्या है। अब रिएक्ट को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसकी स्टोरी सुनाता हूँ? मैं आप लोगों को फेसबुक की स्टोरी सुनाता हूँ। 2013 के अंदर जब फेसबुक चल रहा होता था, तो फेसबुक बना हुआ होता था एक पीएचपी लैंग्वेज पे। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आप यूट्यूब से रिसर्च कर सकते हैं। फेसबुक 2013 के अंदर यूज़ हो रहा होता था, लेकिन फेसबुक को एक प्रॉब्लम आ रही होती थी। क्या प्रॉब्लम आ रही होती थी कि अगर उसके पास यहाँ पर कोई मैसेज या कोई नोटिफिकेशन आती है, तो वहाँ पर रेड कलर का एक आइकन आ जाता है कि आपके पास 2 नोटिफिकेशन आई हैं, कि 3 नोटिफिकेशंस आई हैं। जब यूज़र उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता था, उसका मतलब है उसने नोटिफिकेशन देख ली, लेकिन उसके बाद भी उसके पास वो नोटिफिकेशन रहती थी। वो नोटिफिकेशन नहीं जाती थी, कि मतलब उसने नोटिफिकेशन देख ली फिर भी वो आइकन लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन लिखी हुई है। तो इससे काफ़ी लोग इरिटेट होते थे। तो तब लोगों ने क्या किया कि फेसबुक को कंप्लेन करना स्टार्ट की उस चीज़ के लिए। तो फेसबुक के डेवलपर्स ने क्या किया कि पहले लोग वेबसाइट बनाते थे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को लेकर, ठीक है। तब फेसबुक ने 2013 के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई जिससे उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो लाइब्रेरी क्या थी? वो थी रिएक्ट। जी हाँ, रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया था 2013 के अंदर, जब उनको एक मसला दरपेश आया। लेकिन उसके बाद उस रिएक्ट को इतना पॉपुलर किया गया पूरी दुनिया में। सारे डेवलपर जितने भी हैं वो सब रिएक्ट को पसंद करने लगे। आज भी हर जगह पर यही होता है, रिएक्ट डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर। पुराने दौर के अंदर क्या होता था कि वेबसाइट बन जाती थी HTML CSS से, लेकिन रिएक्ट के अंदर आप HTML भी यूज़ कर रहे होते हैं, CSS भी यूज़ कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ करके मिलाकर एक वेबसाइट बनाते हैं। वो हम आगे चल के देखेंगे। आप लोगों को तो इतना पता नहीं होगा, जिनको पता है वेल एंड गुड। अच्छा, ये थी हमारी रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। हम लोग अपनी स्लाइड के अंदर चलते हैं। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि हमें बिल्ड करके देती है यूज़र इंटरफेसेस। यूज़र इंटरफेसेस आप लोगों को पता ही होगा कि वेबसाइट का जो UI होता है, जो हमारे पास सामने आप लोगों को दिख रहा है, जो वेबसाइट बनी हुई है, किस तरह से उसका आइकन लगा हुआ है, किस तरह से ये सर्च बार है, किस तरह से उसके अंदर हम फॉर्म्स लगाते हैं, साइड बार किस तरह से बनाते हैं, मैसेज के आइकन वगैरह, ये सारा उसका यूज़र इंटरफेस है। तो क्या है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। और हु डेवलप्ड रिएक्ट? फेसबुक, ठीक है। नाउ मेटा, क्योंकि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया है। कब किया था रिलीज? 2013 में रिलीज किया था। अच्छा, व्हाट इज रिएक्ट यूज्ड फॉर? बिल्डिंग रीयूजेबल UI कंपोनेंट्स एंड मैनेज एप्लीकेशन स्टेट। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या है? ठीक है, वो क्या करता है? वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स को बनाता है। अगर आपने मेरी मॉड्यूल्स वाली वीडियो देखी है, जिसके अंदर मैंने क्या किया था कि कुछ फंक्शंस बनाए थे, हमने उसको एक्सपोर्ट किया था किसी और फाइल्स के अंदर। तो हमने क्या किया था? उसको रीयूज़ करके देखा था। मतलब हमने उसको एक बार एक्सपोर्ट कर दिया तो हम उसको कई फाइल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं, जो कि नेक्स्ट जेएस में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आगे जाकर आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाई इज़ रिएक्ट पॉपुलर, ठीक है। इट इज़ वर्चुअल डोम मैक्स इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर बिल्डिंग डायनामिक यूज़र इंटरफेसेस।
अगर ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब की वेबसाइट पर जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि एक यूट्यूब ने थोड़ा सा टाइम लिया और यहाँ पर ये लोडिंग हुआ। ठीक है, यूट्यूब को जैसे ही मैंने एक्सेस करने की कोशिश की तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हुई और अपना यूट्यूब का इंटरफेस मेरे पास आ चुका है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब का एक न्यू विंडो ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता ना चले कि यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें यूट्यूब पर देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जब भी हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट, अगर आपने कभी कोई वेबसाइट बनाई है, कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उसके अंदर आप थोड़े से कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है वो चेंजेस देखने के लिए। मतलब कि अगर हमने एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई है जो कि हमें दिख रही है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई हमारे पास नेम्स में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है और मैं जाकर उस स्पेलिंग को करेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब है मुझे वो पूरा का पूरा पेज यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये एक तो बहुत बड़ा इशू हो गया है ना हमारे लिए। तो रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट हमें एक ऐसी वेबसाइट बनाने में, ऐसी एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है जिसको बार बार अगर जिसका हमें कुछ चेंजेस करना हो तो हम क्या करेंगे, उसका सिर्फ वही चेंजेस जो हमने किया है वो चीज़ चेंज होती है। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स है, ठीक है, यहाँ पर देखें ये सब्सक्रिप्शन पर मैंने क्लिक किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन की लिंक आ रही है और यहाँ पर अगर पेज रिफ्रेश होगा तो ये खुद घूमने लग जाता है। मैं एक मरतबा क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रही है, मतलब कि ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट्स पे क्लिक करता हूँ। शॉर्ट्स पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लिंक चेंज हुई, यहाँ पर थोड़ी लोडिंग हुई, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोडिंग नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लोडिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यू पर जाऊँ, हिस्ट्री पर जाऊँ, तो सिर्फ वही चीज़ जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो अपना रिफ़्रेश हो रही है, पूरा का पूरा पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा। यही फ़ायदा देती है हमें रिएक्ट। रिएक्ट, ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब भी रिएक्ट को यूज़ कर रहा है। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स भी रिएक्ट को यूज़ कर रहा है। अच्छा, नेटफ्लिक्स अगर रिएक्ट को यूज़ कर रहा है तो हम लोग नेक्स्ट जेएस को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जेएस को क्यों यूज़ कर रहे हैं? नेक्स्ट जेएस तक जाने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो कि समझनी चाहिए कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड जो होता है, ये हमारे पास एक जो चीज़ हमें दिख रही है यूज़र को, स्क्रीन पर कोई भी वेबसाइट दिख रही है उसके ऊपर जो भी चीज़ें रेंडर्स हो रही है, मतलब एक अपना डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर यूट्यूब का आइकन है, यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एक वाच का कीप ट्रैक का वाच लिखा हुआ है। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये एक यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, ये जितना भी यूज़र इंटरफेस है जो कि यूज़र को चीज़ें दिखती हैं ये सारी फ्रंट एंड में आती हैं। ठीक है, यूज़र जो भी चीज़ें देख पाता है, जो भी चीज़ें एक्सेस कर पाता है, वो सारी की सारी फ्रंट एंड में आती हैं। अच्छा, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई फॉर्म है, अब उस फॉर्म को अगर मैं फिल करूँगा, जो चीज़ मुझे दिख रही है ये सारी फ्रंट एंड में, उस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ ये फ्रंट एंड में। लेकिन जब मैंने उस फॉर्म को सबमिट किया तो उसका डेटा कहाँ चला गया? वो चला जाता है सर्वर के थ्रू किसी डेटाबेस में। वो होता है हमारा बैकएंड जो कि यूज़र को नहीं दिख रहा। इसका मतलब है मुझे यूट्यूब के पीछे क्या चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ तो वो जो सर्च होके जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, पीछे कौन सी चीज़ है जो कि काम कर रही है, वो एक बैकएंड डेवलपमेंट है। उसके अंदर हम लोग अभी नहीं जाते, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड और बैक एंड, जिस डेवलपर को फ्रंट एंड भी आती है, बैक एंड भी आती है, उस डेवलपर को हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे ये देखने के लिए कि हम लोग नेक्स्ट जेएस को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो रिएक्ट है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैंने कहा कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस। जब रिएक्ट इतनी पॉपुलर है तो हम लोग नेक्स्ट जेएस को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रिएक्ट खुद कहता है कि भाई अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है फुल स्टैक पर तो आप नेक्स्ट जेएस को यूज़ करो। रिएक्ट खुद कहता है कि आप नेक्स्ट जेएस यूज़ करो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता, मैंने लिखा रिएक्ट, ये गूगल पर मैंने आप लोगों के सामने रिएक्ट लिखा है, आप लोग भी अपने लैपटॉप पर लिख कर चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो भाई ट्रम्प आ गया, ये रिएक्ट कहाँ है? खैर,
जैसे ही यहाँ पर रिएक्ट की ये फर्स्ट वेबसाइट है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करें तो आपके पास रिएक्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसका जो है थीम चेंज हो रही होती है। ये डार्क मोड हो गया, ये लाइट मोड हो गया और ये डार्क मोड है। अच्छा, उसके अलावा अगर थोड़ा सा हम लोग अच्छा यहाँ पर चीज़ देखें कि लिखा हुआ है जो रिएक्ट है वो क्या है, द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूज़र इंटरफेसेस। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार आप लोगों को नहीं करूँगा। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर जब थोड़ा सा और नीचे आया तो यहाँ पर लिखा हुआ है गो फुल स्टैक। अभी फुल स्टैक मैंने बताया था कि कौन होता है फुल स्टैक, वो जिसको फ्रंट एंड भी आती है और बैक एंड भी आती है। ठीक है। अच्छा, फुल स्टैक विथ अ फ्रेमवर्क। अब ये कह रहा है कि रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी। ठीक है, इट लेट्स यू पुट कंपोनेंट्स टुगेदर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि रिएक्ट का जो एक सबसे बेस्ट चीज़ है ना, जो मुझे पसंद है, वो क्या करता है, वो किसी वेबसाइट को माइक्रो पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। किस तरह से, मैंने आप लोगों को मॉड्यूल्स की फाइल के मॉड्यूल्स की वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी हम किसी बड़ी वेबसाइट पर काम करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके नेव बार को अपना तोड़कर एक अलग फाइल में बनाते हैं, उसके हीरो सेक्शन को अलग फाइल में बनाते हैं, इसी तरह से। अच्छा, ये जो सर्च ऑप्शन है उसको जो हम उसको अपना अलग अलग फाइल्स में बनाते हैं, उसी को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्च बार है ये भी एक कंपोनेंट है। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये डार्क मोड है, ये भी एक कंपोनेंट है। और यहाँ पर ये जो बड़ा इतना बड़ा बॉक्स है, कंटेनर है, ये भी एक कंपोनेंट है। और यहाँ पर ये जो एक अपना हमारे पास कोड दिख रहा है, ये भी एक कंपोनेंट है। तो हर अलग अलग फाइल्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स बनाकर उनको एक ही फाइल के अंदर मर्ज किया जाता है, जिससे हमें वेबसाइट इस तरह की दिखती है। ये आप लोगों को अभी अगर समझ नहीं आया, सर के ऊपर से गुजर गया, तो कोई मसला नहीं है, आगे चल कर आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से और डिटेल से समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए थे, अभी हमने पढ़ा कि रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, इट लेट्स यू पुट कंपोनेंट्स टुगेदर। कंपोनेंट्स हमने समझ लिया क्या होता है, बट इट डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ डू राउटिंग एंड डेटा फेचिंग। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। टू बिल्ड एन एंटायर ऐप विथ रिएक्ट वी रिकमेंड, अब ये क्या कह रहा है कि वी रिकमेंड अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट जेएस। अगर आपने क्या करना है, एक इंटायर ऐप बनाना है रिएक्ट के थ्रू, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करो। वो कौन सा फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस और रेमेक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जेएस पर जाएंगे। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पर, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग नेक्स्ट जेएस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्ट खुद रिकमेंड कर रहा है। रिएक्ट क्या है, वो एक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट जेएस क्या है, एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट में हम सिर्फ फ्रंट एंड लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर हम फुल स्टैक लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग फ्रंट एंड का कोड भी लिख सकते हैं और बैक एंड का कोड भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अगर हम रिएक्ट को यूज़ करते हुए कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं हमें जो इंस्टॉल करनी पड़ती है। लेकिन जो नेक्स्ट जेएस है वो क्या करता है, वो हमें बिल्ट इन देता है कि उसके अंदर पहले से ही वो चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई होती हैं, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम उसके अंदर भी इंस्टॉल करते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर। अच्छा, जब आप नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कमाल का यूज़र इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप देखें किस खूबसूरती से इस वेबसाइट्स को बनाया गया है। अगर आप ये नेक्स्ट जेएस की पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो इंशाल्लाह हम लास्ट के अंदर क्या करेंगे, ये पूरी वेबसाइट जो है नेक्स्ट जेएस की, इसका एक क्लोन बनाएंगे। आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त वेबसाइट है और मुझे बहुत पसंद है ये वेबसाइट। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर आप उसके अंदर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट जेएस क्या है। द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब और यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए। भाई अब इतना भी आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा। खैर, अब जब हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर आए हैं तो यहाँ पर आपको हर चीज़ लिखी हुई मिलती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है, जब भी हम यहाँ पर कोई वेबसाइट बनाते हैं, आपने HTML CSS से वेबसाइट बनाई होगी तो आपने उसको कभी डिप्लॉय करने की कोशिश की होगी, मतलब कि आपने उसको इंटरनेट पर लाइव करने की कोशिश की होगी। ठीक है, लेकिन लाइव कर नहीं सकते क्योंकि डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास वहाँ पर पैसे खर्च होते हैं, जो कि हम लोग
करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक वर्सल मिलता है। वर्सल क्या है कि हमने अगर कोई नेक्स्ट.जेएस पर वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट को फ्री में हम वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब लाइव कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको एक दिखाई देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ नईम, तो यहाँ पर देखें मेरे नाम की एक वेबसाइट है जो कि कहाँ पर है, वर्सल.ऐप पर। ये वर्सल.ऐप है जिस पर मैंने एक वेबसाइट बनाकर डिप्लॉय की हुई है अपनी। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। इस तरह से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाकर डिप्लॉय किया था। आप अपनी वेबसाइट बनाकर इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, फ्री में, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पर पीछे। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है कि गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें भाई? सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है नेक्स्ट.जेएस पर काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस पर काम करने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ें हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस है, ठीक है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जिस पर हम फ्रंट एंड लिख सकते हैं और बैक एंड लिख सकते हैं। उसके अलावा वो हमें प्रोवाइड करता है सर्वर साइड रेंडरिंग, SSD हम कहते हैं। आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, ये हम लोग आगे चलकर डिटेल में एक एक वीडियो इस पर बनाकर देखेंगे। क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है, स्टैटिक साइड जनरेशन होती है एक, वो भी हमें ये प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अब जो कि नेक्स्ट.जेएस सीखने के लिए आपको जो चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहले आपको HTML आनी चाहिए, ठीक है, CSS आनी चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट दोनों आनी चाहिए। हाँ, दोनों इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करें। उसके बाद एरेज का आप लोगों को पता होना चाहिए, एरेज क्या होते हैं। एरो फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट अच्छा आपके पास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स का भी होना चाहिए, इंटरफेसेस और टाइप्स का। उसके साथ सॉरी मैप लिखा हुआ है, मैप मेथड आपको पता होना चाहिए, फिल्टर मेथड के बारे में पता होना चाहिए, रिड्यूस मेथड्स और मॉड्यूल्स, डीस्ट्रक्चरिंग और म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। अगर आपको ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैंने अभी एक फ़र्स्ट वीडियो रखी है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, चीज़ों को समझें। उसके बाद 1 हफ़्ता पड़ा हुआ है, आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इसमें से जो टफ अपना टॉपिक्स हैं उस पर एक एक वीडियो बनाकर मैं चैनल पर अपलोड करूँ। अच्छा, अब चलते हैं आगे। हम लोग अपना नेक्स्ट.जेएस का फर्स्ट कोड लिखते हैं। कौन सा? हेलो वर्ल्ड। क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। अच्छा, हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी टाइप स्क्रिप्ट वगैरह कुछ। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपके पास VS कोड होना चाहिए और आपके पास Node.js जो है हमारे पास वो इंस्टॉल होना चाहिए लाजमी। अच्छा, जब हम अपना नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पर आते हैं तो वो कहता है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट करें किससे? इस कोड से। इस कोड को यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा और फिर आपको डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा सिंपल अपना प्रोजेक्ट के लिए। कि जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक फ़ोल्डर और उसका नाम मैं रखूँगा प्रैक्टिस ऐप। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस ऐप के लिए एक फ़ोल्डर बनाया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? CMD लिखेंगे। आप लोगों को पता होगा ये चीज़ क्योंकि मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पर जो कि हमने ये जो कोड है ये मैंने यहाँ पर ऐसे कॉपी किया है, वो क्या करूँगा मैं अपने इधर CMD में पेस्ट करूँगा। कोड को एक नज़र देखें, क्या है? npx create next app @ लेटेस्ट वर्जन उसका चाहिए। अच्छा, ये क्या है? आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पहले टाइप स्क्रिप्ट सीख कर कंसोल बेस कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, जैसे कैलकुलेटर होता है, नंबर गेसिंग गेम, ATM मशीन, अगर आपने बनाए होंगे तो आपने कोशिश की होगी कभी ना कभी उसको NPM पर पब्लिश करने की। ठीक है, वहाँ पर आपने उसका पैकेज बनाकर NPM पर पब्लिश किया था। तो इसी तरह से नेक्स्ट.जेएस का एक पैकेज है जो कि किसने बनाकर अपना NPM पर पब्लिश किया है और हमने क्या करना है? उसको इंस्टॉल करना है अपने पास। तो उसकी ये कमांड है, हमने सिर्फ यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस की अलग अलग फाइल बनाकर हम कोड नहीं लिख सकते, हमें उसका पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट उठाना होता है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कि हमेशा इसी तरह से काम होता है। नेक्स्ट.जेएस के अलावा अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप लोगों को पता होगा आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो कि इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। tsconfig की फ़ाइल होती है, इंक्वायरर होता था, लेकिन इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको पूरा कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग जो कोड होता है ना, जिसके अंदर कुछ लॉजिक्स हम लगाते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, बस वो लिखना पड़ता है। बहुत सारा कोड आपको बना बनाया मिलता है। अच्छा, जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके इंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। आप अपने प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना चाहते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि मैंने रखना है नई कोड हब। ठीक है, इसी तरह से आपने नेम रखना है स्मॉल्स में। अगर आपने बीच में स्पेस नहीं देना, आपने सिर्फ ये लगाना है हाइफन। ठीक है, स्मॉल्स अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपने नेम लिखना है। जस्ट ये नेम लिखकर आप अपने नाम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना स्मॉल में है। और अगर उसके अंदर स्पेस देना है तो ये हाइफन लगाना पड़ेगा आपको एक लिंक की तरह। फिर मैंने यहाँ पर इंटर किया तो अब मुझसे ये सवाल करेगा वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। बिल्कुल, टाइप स्क्रिप्ट पर ही तो हमने इतने महीने ज़ाया किए हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप अपना जो आपके एरो बटन्स होते हैं लैपटॉप के लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये आपके पास लेफ़्ट राइट होता है। मैं इसको करूँगा यस, यहाँ पर करके इंटर करूँगा, ये बोलेगा यस। ठीक है, उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint। मैंने कहा यस, इसको भी कर दें, आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, टेलविंड CSS, बिल्कुल हम लोग इसके अंदर नॉर्मल CSS यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि टेलविंड CSS बहुत ही आसान चीज़ है, आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देगी जब हम इसको सीखेंगे। मैंने इसको किया यस। अब ये कह रहा है SRC डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि फोल्डर्स की बात हो रही है, लेकिन SRC जो है वो एक फोल्डर है जिस पर हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। मैंने किया यस। उसके बाद वुड यू लाइक टू ऐप राउटर, मैंने कहा यस। इंपोर्ट एलियास नहीं, इसको नो करना है। यहाँ पर मैंने इंटर किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने लग जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ये 2-3 मिनट्स के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में एक सक्सेस का ऑप्शन आता है। जब तक सक्सेस लिखा हुआ ना आए इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट सही से इंस्टॉल नहीं हुआ। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है तो ये काफ़ी टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको हमेशा इस अपना प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर, मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है क्योंकि वीडियो के अंदर टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। आप लोगों का यहाँ पर कंट्रोल C करें अपना। जब ये अपना इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों के पास ग्रीन कलर का सक्सेस का मैसेज आएगा। उसके बाद आप ना इसको बंद करना। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बंद करके यहाँ पर चला जाता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है सेम नाम से नईम कोड। अब मैंने उसका नाम रखा हुआ है। मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। मैंने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको VS कोड के अंदर खोल देना है। अच्छा, जैसे ही हम अपने VS कोड के अंदर आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे इतनी सारी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब आप लोग देख कर ही कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या हो गया। कोई बात नहीं है, पहले हम लोगों को पता नहीं होता था कि टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और साथ में TS-config की फ़ाइल होती, तो वो भी हमें थोड़ा सा तब कंफ्यूज करती थी। लेकिन अब जो है ना, आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। उस प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारी फाइल्स बनी बनाई हमारे पास आई हैं। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे इन फाइल्स को देखकर। थोड़ा थोड़ा सा करके कुछ फाइल्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ को हम आगे जाकर करेंगे ताकि आप लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। अच्छा, सबसे पहले मैं इनको बंद कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। डॉट नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस चीज़ से आपको कोई सरोकार नहीं है। ये हम लोग फ्रंट एंड सीखने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। मैंने इसको कर दी बंद। नोड मॉड्यूल्स का आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने कभी इंक्वायरर पर कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो नोड मॉड्यूल्स का फाइल फोल्डर हमें लाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ हमें कुछ करना नहीं होता, जस्ट ये यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, इसका इन्वायरमेंट चलता रहता है इससे। अच्छा, उसके बाद एक पब्लिक का फोल्डर है जिसके अंदर आपको ये 2 फाइल दिखेंगी। लेकिन जब भी हम किसी वेबसाइट के अंदर कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी होती है, हम क्या करते हैं, यहाँ कर इमेज के अंदर पब्लिक के अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग अपनी इमेज वगैरह स्टोर करके यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग आएंगे SRC फ़ोल्डर के अंदर। SRC फ़ोल्डर को फ़िलहाल के लिए स्किप करते हैं क्योंकि यही हमारी मेन चीज़ है। इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी और चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ESLint जो जेसन, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, इसको आप इग्नोर करें। गिट इग्नोर का आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम गिटअप पर अपनी कोड को पुश करते हैं तो कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स होते हैं जैसे कि ये नोड मॉड्यूल्स है कि हम चाहते हैं कि ये नोड मॉड्यूल्स गिटअप पर ना जाए, हमें इसको डिलीट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर इसको हमने इग्नोर किया हुआ है। तो इससे भी आपको कोई सरोकार नहीं है, आगे चलकर आप लोगों की ये काम आएगा। नेक्स्ट env.d.ts, इस चीज़ से भी आपका कोई सरोकार नहीं है, इसको भी इग्नोर करें। नेक्स्ट config.js, ओ MJS, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है नेक्स्ट.js की। इसमें आपको अभी के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है।
पैकेज डॉट जेसन का आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई डिपेंडेंसीज हम लोग अपना डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। आप लोगों ने इंक्वायरर के अंदर भी इसको यूज़ किया हुआ। फिलहाल के लिए इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अच्छा, पोस्ट CSS कॉन्फ़िग, इसको भी आप स्किप करें। इसके अंदर जैसा हमने बताया हुआ है कि हमने यहाँ पर टेलमेंट CSS यूज़ करनी है, और कुछ और चीज़ें हैं जो कि वो भी आगे की बातें हैं। आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाते हैं, लेकिन स्टार्ट लेना पहला स्टार्ट लेना होता है ना, वो बस ज़रूरी होता है। वो हम अभी स्टार्ट लेते हैं। readme.md आपको पता है, गिटहब पर हम लोग इसकी एक फ़ाइल बनाते हैं गिटहब पर अपलोड करने के लिए। उसके अंदर कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं। टेलविंड कॉन्फ़िग CSS, ये क्या है? टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। इसके अंदर हमारे पास क्या किस किस्म की फ़ाइल्स उसको एक्सेप्ट करनी है वो लिखा हुआ है। इससे भी आपका कोई सरोकार नहीं है, फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते जाएं। और यहाँ पर हमारी TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने इसको बहुत यूज़ किया है। TSCI पर अपन इनिट करके हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसको बहुत लिखा है। फ़िलहाल के लिए इसको भी स्किप करते हैं और आ जाते हैं अपने SRC के फ़ोल्डर के अंदर। उसके अंदर एक और फोल्डर है ऐप का, उसके अंदर SRC के फोल्डर और उसके अंदर ऐप का एक फ़ोल्डर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ फाइल्स शो हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर देखें कि इस एरो का जो अपना जो फेस है वो किस साइड पर है? राइट साइड पर है। इसका मतलब है ये फ़ोल्डर बंद है। ये फ़ोल्डर इसका नीचे मतलब कि ये फ़ोल्डर ओपन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोल्डर बंद हो जाएगा। VS कोड के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो अब आप सीखते जाएँ। मैंने यहाँ पर इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोल्डर नीचे की तरफ रुख करेगा अपना, और यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स शो हो जाएंगी, जो कि यहाँ तक ये लाइन बनी हुई है। यहाँ तक की जो फाइल्स हैं वो इस SRC के ऐप फोल्डर के अंदर की हैं। ठीक है, सबसे पहले फेविकॉन है। फेविकॉन क्या होता है? अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो N दिख रहा है ना, किसी भी वेबसाइट पर ये हमारी छोटी सी इमेज दिख रही है, ये यूट्यूब का आइकन दिख रहा है, ये हमारा फेविकॉन होता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास global.css की फ़ाइल है। अगर आपने HTML यूज़ किया है तो साथ में CSS भी यूज़ किया होगा। CSS यूज़ किया है तो आपने style.css की फ़ाइल कभी ना कभी बनाई होगी, जो कि ग्लोबली हमारी HTML CSS को कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ पर ये global.css है। इसके अंदर जितनी भी हम फाइल्स बनाएंगे उन सब का कोड इस फाइल के अंदर लिख सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में ये वर्क करती है। फ़िलहाल के लिए इसको भी इग्नोर करते हैं। बहरहाल इस पर हम लोग आएंगे, अभी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। layout.tsx, ठीक है, ये क्या है? ये जो फाइल है इस पूरे प्रोजेक्ट का पेरेंट है। ठीक है ना, ये पूरे प्रोजेक्ट को, इस सारी फाइल्स को कंट्रोल करने वाली बला है ये। इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे। जिस चीज़ पर मैं जाना चाहता हूँ फ़िलहाल उस चीज़ पर चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और यहाँ पर है एक page.tss की फ़ाइल, सबसे मेन, और जहाँ पर हमारा सारा का सारा काम होगा, जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, वो है हमारी page.tsx की फ़ाइल। इस फाइल को खाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हमने इसको इंस्टॉल किया है तो एक ये बना बनाया पैकेज है, इसके अंदर कुछ चीज़ें बनी बनाई हैं, कुछ कोड लिखा हुआ है। देखकर कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, जस्ट आप लोगों ने फ़िलहाल के लिए इसको देखना है। अच्छा, अब जब भी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, कोई फाइल बनाते थे, कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, तो हम क्या करते थे? उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अपने कंसोल पर यहाँ पर उसका नाम वगैरह लिखकर, नोड लिखकर उसको चलाते थे। लेकिन ये जो हमारा नेक्स्ट जेस है वो क्या है कि अब हम अपना कंसोल बेस एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन बनाएंगे, जो कि गूगल पर या फिर हमारे इंटरनेट पर चलेंगी। जैसे HTML CSS से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वही वेबसाइट। नेक्स्ट जेस के अंदर हम HTML लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं और टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स होती हैं। किस तरह से होती है वो धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि ये कोड है, बना बनाया है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है, हमें इस प्रोजेक्ट को चलाना है। जब भी आप नेक्स्ट जेस के किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या आपने कुछ बनाया है, कुछ नेम बार बनाया है, कोई तस्वीर बनाई है या कोई वेबसाइट बनाई है, तो आपने उसको चलाने के लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है। जैसे आपने HTML पर कोई कोड लिखते हैं तो फिर लास्ट में जाकर ये जो गो लाइव का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके जाकर ब्राउज़र पर देखते हैं ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गो लाइव पर क्लिक करके वहाँ नहीं जाते। हमें यहाँ पर एक कमांड लिखनी पड़ती है जिससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है। सर्वर क्या भला है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सर्वर जो है वो नेक्स्ट जेस का सर्वर स्टार्ट होता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक छोटी सी कमांड है जो कि आप लोगों को याद करनी होगी। फ़िलहाल के लिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास लिख लें तो आपको याद हो जाए।
इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने वाली कमांड जो कि मैंने नेक्स्ट.जेएस से कॉपी की थी, और ये इस सर्वर को स्टार्ट करने वाली कमांड क्या है। सर्वर को स्टार्ट करने वाली कमांड npm run dev, जस्ट npm run dev। मैं इसको क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ, npm run dev, जस्ट ये लिखना है और इंटर करना है। जब ये लिखकर आप इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, सर्वर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट.जेएस 14.2.3 का। और यहाँ पर हमारे एक इन्होंने लिंक दी है जो कि बता रहा है कि इस यूआरएल पे 3000 वाली यूआरएल पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल सकता है, आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+C करके कॉपी भी कर सकते हैं, इस फॉलो लिंक पर क्लिक करेंगे तब भी आप वहीं पर ही चले जाएंगे। मैंने वहाँ पर क्लिक किया, ये देखें ये लोकल होस्ट लिखा हुआ है। आप इस तरह से भी वहाँ से कॉपी करके आऊँ, यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर, अच्छा मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से हुआ नहीं था कॉपी। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करके चेक कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई क्योंकि Ctrl+C नहीं दबाना होता। Ctrl+C दबाने से क्या हुआ कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो बंद हो गया है। Ctrl+C नहीं दबाइएगा यहाँ पर, अगर आपने उस अपने प्रोजेक्ट को रोकना हो तो Ctrl+C दबाइएगा, वरना नहीं। फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ npm run dev करके, npm run dev करके अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इसको इंटर कर दिया तो ये यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के पास वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि ये वॉइस का मसला हल हो जाए। अच्छा ये हमारे पास स्टार्ट हुआ है। जब हम अपना यहाँ पर जाएंगे, ये मैंने पहले ही पेस्ट किया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके एक बार इंटर करूँगा तो यहाँ पर यहाँ देखिए लोडिंग हो रही है। थोड़ी सी ये देर लेता है लेकिन उसके बाद ये खुद ब खुद चल जाता है। अच्छा थोड़ी सी जब ये लोडिंग लेता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस फाइल्स के अंदर जो कि ये कोड है, हम इस पूरे कोड को रिमूव करेंगे और यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। देखें अगर आप एक नज़र यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा कोड है, लेकिन ये कोड हमारे किसी काम का नहीं है। ये फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, बस हमने उस प्रोजेक्ट को रिमूव करके अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ये लेट स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मेरे पास ज़्यादा ले ही ले रहा है, आप लोगों के पास हो सकता है कम ले। यहाँ पर देखें ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ये हो गया स्टार्ट, और जब ये स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। ये एक जस्ट पेज है जो कि यहाँ पर बनाकर नेक्स्ट.जेएस ने अपना npm पर पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, ये जस्ट पेज है, इसको हमने रिमूव करना होता है। यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो हम लिख कर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हाँ ये जो है ये पूरी वेबसाइट ये हमारे इस प्रोजेक्ट से आ रही है। अच्छा प्रोजेक्ट से आ रही है तो हम लोग यहाँ पर कुछ अपनी जगह अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखें लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, वहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करूँगा तो क्या यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक नज़र देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ नई कोड हब। अच्छा यहाँ पर देखें क्या चेंज होता है क्या, ये गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है अभी तक, लेकिन यहाँ पर देखिएगा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद यहाँ पर वो कोड आ जाता है। ज़रा सा टाइम ये ज़रूर लेता है लेकिन उसके बाद जो है ये चलता है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा टाइम लेने वाली चीज़ फेस करनी पड़ेगी। एक नज़र मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश भी करके देख लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कभी कभार ये इशू कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास नहीं कोड अब लिखा हुआ आ गया है। अच्छा यहाँ पर देखें इस कोड को अगर मैं एडिट करना चाहूँ, यहाँ पर मैं अपना नेम लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पूरे कोड को ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसको हटा देंगे। पूरी की पूरी फाइल हमारी खाली हो गई, किसकी, page.tsx की। ये नाम अपने पास याद कर लें, जहन नशी कर लें ताकि आप लोगों को याद आए। ये पूरी फाइल मैंने रिमूव कर दी है, मैं इसको जल्दी से रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि ये वैसे ही टाइम ले रहा है। अच्छा पूरी फाइल चली गई और ये हमारे पास एक अदद एरर आ चुका है, कह रहा है कि आपके पास कुछ चीज़ है ही नहीं। अच्छा फाइल हमारी खाली हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि आप लोगों को मैं ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ।
सारी फाइल्स को भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ इस page.txt को याद करें। page.txt हो या फिर हम इसके अलावा कोई और फाइल बनाएं, इसके अंदर हर फाइल के अंदर आपको एक चीज़ लिखनी होती है, लाजमी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? आप लोगों को लिखना होता है एक अदद फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट जेस है उसके अंदर हम लोग हर चीज़ का एक कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं नेक्स्ट जेस का फंक्शन। नेक्स्ट जेस के फंक्शन को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो हम कंपोनेंट बनाते हैं। किस तरह से बनता है फंक्शन आप लोगों को पता है। आप लोग यहाँ पर फंक्शन लिखकर एक फंक्शन भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर फंक्शन जैसे लिख लेता हूँ, मैं फ़र्ज़ करें माई नेम, ठीक है, मैंने लिखा माई नेम और इस तरह से हम लोग एक अदद फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, माई नेम मैंने लिखा, ये फंक्शन बन गया, ठीक है। फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा होता है? फंक्शन जो होता है ना नेक्स्ट जेस का फंक्शन या कंपोनेंट रिटर्न करता है एक अदद HTML पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट क्या होता है? HTML अगर आपने पढ़ रखी है तो आप लोगों को पता होगा HTML के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डेव हो गया, फॉर्म हो गया, हेडर हो गया, नेव बार हो गया, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। ये रिटर्न करता है एक पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट कौन सा? मतलब सबसे बड़ा जो एलिमेंट हो, कौन सा एलिमेंट होता है? हमारे पास एक अदद बड़ा एलिमेंट होता है डिव। क्या? डिव। HTML का डिव जो होता है वो एक बड़ा एलिमेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखकर इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास डिव आ गई, ठीक है। इसको इंटर करके इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारे उस पेज पर रेंडर हो जाएगा, मतलब कि शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं, फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने पेज को। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं किया। जब भी आप नेक्स्ट जेस के अंदर कोई फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन को हमेशा आपको एक एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो एक्सपोर्ट कौन सा होता है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जस्ट इतना करना है बस। और यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर इस डेव एलिमेंट के अंदर लिखता हूँ कोई H1 टैग और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो शायद अब हम अगर जाएं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर तो देखें एक अदद हेलो वर्ल्ड हमें लिखा हुआ आ रहा है। मुबारक हो आप लोगों को, आपने नेक्स्ट जेस का फर्स्ट प्रोजेक्ट बना लिया है जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग जो है इरिटेट कर रही है तो हम इसको सही कर देते हैं। ये ले, ये हमारे पास हेलो वर्ड खुद बे खुद सही हो गया। ये ब्लैक क्यों हो रहा है? ब्लैक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर पीछे हमने एक CSS लिखी हुई है जो कि हमें रिमूव करनी होती है। आप लोग लिखेंगे हो सकता है ये ब्लैक कलर नहीं आए, कुछ लाइन लाइन आ जाए। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इस वापस अपने VS कोड में जाएंगे, सीधा जाएंगे global.css में। यहाँ पर आकर सिर्फ ये जो 3 लाइन्स है ना इनको छोड़ के जितना भी नीचे कोड है उस सारे को हम लोग रिमूव कर देंगे, सिर्फ इन 3 लाइन को छोड़ देंगे। जब मैं इन फाइल कोड को रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर वो सारा कलर्स वगैरह वाली जो चीज़ थी वो चली जाएगी और यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, मैं चला जाता हूँ अपनी वापस page.tsx की फ़ाइल में। हमने यहाँ पर क्या बनाया है मैं इसको दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया नेक्स्ट जैसे, एक हमें कमांड मिली थी जिसका नाम था nps create next app @latest, ठीक है। उसको हमने कमांड के अंदर लिखा था, हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट के अंदर जब अब हम आए तो src फोल्डर के अंदर page.txt के अंदर हम आए, उसके अंदर जितना भी कोड था वो सारा हमने रिमूव कर दिया। फिर हमने एक फ़ंक्शन बनाया, किसी भी नाम से आप लोगों को पता है आप फंक्शन बना सकते हैं। उसको जस्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना लाजमी है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि एक फ़ाइल के अंदर हम सिर्फ एक बार ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? वो एक अदद पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करेगा। किसका? HTML का। इस HTML के अंदर हम लोग अपना पूरा कोड लिखेंगे। HTML भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। मतलब कि हम इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं और उस HTML के अंदर भी हम अपना टाइप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। किस तरह से वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए कि ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है इसका HTML का एक पेरेंट एलिमेंट, और उसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, हेलो वन लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ में लिखूंगा हाय माय नेम
माय नेम इज़, नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो क्या, यहाँ पर देखें ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं टेलीमेंट सी एस एस यूज़ करके देखूँ, फ़िलहाल के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो सी एस एस हम लोग इसके अंदर इनलाइन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पेस दिया और आप लोगों को पता है यहाँ पर हमें क्लास देनी होती है, लेकिन जो हमारे पास टेलीमेंट सी एस एस है या नेक्स्ट जेस है, नेक्स्ट जेस के अंदर हम क्लास वर्ड नहीं दे सकते, ये क्लास नहीं दे सकते, हमें देना पड़ेगा क्लास नेम। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अगर ऊप्स पढ़ रखी है तो ऊप्स के अंदर हम लोग क्लासेस बनाते हैं, और क्लास जो है ना एक कीवर्ड है किसका, टाइप स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर हम क्लास नहीं लिख सकते। इन्होंने HTML ने क्या किया है, सॉरी CSS वालों ने, उन्होंने क्या किया है, उसका क्लास को चेंज करके क्लास नेम नाम रख दिया है। जब मैंने क्लास नेम नाम रखा है और यहाँ पर जो है ना अगर मैं टेलीमेंट CSS लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख कर थोड़ा सा परेशान ना होइएगा। मैं यहाँ के बोलता हूँ कि भाई टेक्स्ट को करो दो बोल्ड, ठीक है, जस्ट इतना लिखूँगा और यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। नहीं हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने CSS का एक इशू है जो कि सेट हो जाता है कभी कभार। अच्छा, हम लोग टेलमेंट CSS की तरफ नहीं जाते क्योंकि उसका थोड़ा सा कोड में है, आप लोगों के पास भी मसला आ जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोगों ने अब क्या करना है, एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है, उसकी पेज डॉट TSS में जाना है, वहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, उसको एक्सपोर्ट करना है और उसके अंदर नीचे अंदर हेलो वर्ड प्रिंट कराना है और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि सर मैंने अपना नेक्स्ट जेएस का फर्स्ट कोड लिख दिया है। आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, हेलो नेम कोड हब भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने किस तरह से आगे चीज़ों को बनाना है, किस तरह से हम लोगों ने चीज़ें सीखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।